स्टील जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपोनेंट है और इसी इंडस्ट्रियल कंपोनेंट के चक्कर में इंडियन इकोनॉमी में उथल पुथल मच रखी है। ये जो उथल पुथल है ये स्टार्ट हो रही है जहां पे जापान ने क्लियरली फ्लैग किया है कि जो स्टील के कंसाइनमेंट्स हैं उनको होल्ड किया जा रहा है पोर्ट्स पर, जिसकी वजह से उनको डिटेंशन चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं और जो लॉसेस इनकर कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंपोर्टर्स की भी सेम कंप्लेन है। वहीं पर जो इंडियन स्टील कंपनीज है वो प्रेफर कर रही हैं ऐसे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, क्वालिटी चेक्स, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे, जो कि इफेक्ट हो रही थी ऐसे इंपोर्ट से। यही सारे डायनामिक्स हैं जो कि इस वक्त की सिचुएशन को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और यहाँ पर नीड है इनको समझने की। तो आज के सेशन में हम इन सारे कंपोनेंट्स और डिमेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्टील जो यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है जापान से, उससे रिलेटेड इशू जापान ने फ्लैग किया है, यहाँ पर उससे रिलेटेड इश्यूज इंपोर्टर्स क्या फेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ इंडियन स्टील कंपनीज का इस पर्टिकुलर इशू पर क्या ओपिनियन है। यहाँ पर साथ ही साथ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आप सभी को नवंबर नॉलेज फेस्ट सेल से जो चहल एकेडमी लाया है, ताकि आप अपनी तैयारी एक अफोर्डेबल वे में सही तरीके से और बेहतर तरीके से शुरू कर सके, जिसमें हमारे पास यूपीएससी आईएएस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच है जो कि अवेलेबल है ओनली फॉर 19,999 एंड यहाँ पर यूपीएससी आईएएस ऑनलाइन लाइव फाउंडेशन बैच है जो कि अवेलेबल है 49,999 में। यहाँ पर आपको जीएस, एनसीईआरटी, सीसैट, एसए लेक्चर्स, करंट अफेयर्स लेक्चर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और यहाँ पे पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी मिलेगी। ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड NK50 कोड यूज करके आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं, और यहाँ पे और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर जापानीज एम्बेसी ने ये इशू फ्लैग किया है दो मिनिस्ट्रीज के पास, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास, कि यहाँ पर जो जापानीज स्टील कंसाइनमेंट्स हैं जो कि इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में, उनको डीले किया जा रहा है इंडियन पोर्ट्स पर, और ये डीले जो है वो कस्टम्स द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इन जापानीज कंसाइनमेंट के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो नहीं है। अब ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो क्वालिटी कंट्रोल मीटिंग्स के बाद मिलता है, और क्वालिटी कंट्रोल मीटिंग्स जो हैं इस वक्त सस्पेंड की जा चुकी हैं, और ये सस्पेंडेड हैं सिंस सितंबर 2004। अब क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल मीटिंग्स जो हैं वो सस्पेंडेड हैं, यहाँ पर एनओसीज इशू ही नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये डीले जो है फर्दर बढ़ता जा रहा है। और इस इशू को जापानीज एम्बेसी ने फ्लैग कर दिया है दोनों ही मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जापानीज कंपनी का कहना है कि इस सिचुएशन की वजह से उन्हें हैवी चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, डिटेंशन चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो शिपमेंट्स हैं वो पोर्ट पर रुकी हुई हैं, और बार बार ये जो रिपीटेड कम्युनिकेशन किया जा रहा है इंडियन अथॉरिटीज के साथ, उनको ये इशू जो है बताया जा रहा है, उसके बाद भी इन्हें यहाँ पर कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो डिसरप्टेड है। अब यहाँ पर एनओसीज जब तक नहीं मिलेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेंगे, ये जापानीज स्टील इंपोर्ट्स जो इंडिया में आए हैं उनके पास रिस्क बना रहेगा कि वो पूरी तरह सस्पेंड हो जाए, और यहाँ पर जो फाइनेंशियल लॉस चल रहा है इन जापानीज स्टील कंपनीज को, जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है अपनी कंट्री से, उनको ये फाइनेंशियल लॉस बियर करना पड़े। अभी जो फाइनेंशियल लॉस है ये सिर्फ जापानीज कंपनी के एंड पे नहीं है, ये उन इंपोर्टर्स के एंड पे भी है जो ये स्टील कंसाइनमेंट्स जो हैं मंगा रहे हैं जापान से, और वो भी इसका जो ब्रंट है वो फेस कर रहे हैं। अब जो इंडियन इंपोर्टर्स ने बोला है कि ये जो डिले है स्पेशली एनओसी रिसीव करने की वजह से, उसी वजह से स्टील कंसाइनमेंट्स जो हैं वो पोर्ट पर रोके गए हैं, और ये डिले
2 महीने से ज्यादा का है अलग अलग पोर्ट्स पे। यहाँ पर इंडियन स्टील कंपनीज की बात माने तो उनका कहना है कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है इन इंपोर्ट से इफेक्ट होती है, तो इनका क्वालिटी चेक और इनके एनओसीज और ऐसे और कई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बहुत जरूरी है ताकि इन इंडियन स्टील कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी जो है मेंटेन रहे। और यहाँ पर एक और टेक है एमएसएमईज का, जो कि ये जो स्टील इंपोर्ट हो रहा है उसको एज रॉ मटेरियल यूज करती है, और उनका ये कहना है कि भाई इंडियन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस स्टील जो है वो हाई प्राइस्ड है, और यहाँ पे इंडियन स्टील कंपनीज जो हैं कार्टेल्स की तरह काम करती हैं, वो हाई प्राइस पे रखती हैं, तो हमारे लिए इंपोर्ट बेहतर है। यहाँ पे इंपोर्ट इजी करना चाहिए ताकि यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं उनको कम करना चाहिए, ताकि उनको हायर कॉस्ट ना पे करना पड़े अपने रॉ मटेरियल्स के लिए। तो आप देख सकते हैं काफी डिफरेंट डिमेंशंस निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्योटिक सिचुएशन जो है स्टील इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रही है। एमएसएमईज का क्लियरली कहना है कि डोमेस्टिक स्टील जो है ओवरप्राइज्ड है, और इंडियन स्टील कंपनीज जो है साथ में आके कार्टेल्स बना लेती है, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है बढ़ जाता है और उनके लिए काफी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है। इसी वजह से उनका प्रेफरेंस रहता है इंपोर्टेड स्टील पर, बिकॉज वो काफी अफोर्डेबल पड़ता है एज कंपेयर टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड स्टील। साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको अननेसेसरली प्रेशराइज किया जा रहा है कि डोमेस्टिक स्टील खरीदा जाए, जबकि उनको पता है कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ा देता है, और यहाँ पर उनको जो वैरायटी चाहिए वो अनअवेलेबल है या फिर ओवर प्राइस्ड है। और साथ ही साथ जो इंपोर्टर्स हैं जो यहाँ पर स्टील मंगवाते हैं बाहर से, उनको एनओसी नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पर जो उनका स्टील कंसाइनमेंट है वो अलग अलग पोर्ट्स पे एनओसी ना मिलने की वजह से रुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं जिनको इन इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो काफी फ्रस्ट्रेशन में है कि अगर उनको डोमेस्टिक स्टील खरीदना पड़ा तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्राइव अप होता है, और अगर वो इंपोर्टेड स्टील का वेट करे तो उनका जो प्रोडक्शन है वो टाइमली नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे गारंटी नहीं है कि ये कंसाइनमेंट्स जो हैं कब कब रिलीज होंगे और कैसे मैनेज होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी एबिलिटी टू कंडक्ट बिजनेस एंड प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है, और यहाँ पर इंडस्ट्री पे इफेक्ट देखा जा रहा है। ओवरऑल रीसेंट टाइम्स में हमने सर्ज देखा है इन इंपोर्ट्स एज वेल एज डिटेंशन चार्जेस। अगर हम इंडिया के इंपोर्ट वैल्यू की बात करें तो वो $60 बिलियन से बढ़ चुका है, और ये हाईएस्ट है इन द गिवन ईयर। और साथ ही साथ इंपोर्टर्स को भारी कॉस्ट भरने पड़े हैं इन टर्म्स ऑफ डिटेंशन चार्जेस एंड डिलेज, जिसके लिए ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर कंसिस्टेंट पॉलिसीज हो, जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े, जो रेगुलर कॉस्ट है उसमें ही ये इंपोर्ट कर पाए। साथ ही साथ यहाँ पे जो छोटे बिजनेसेस हैं जो स्टील को एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो इन पर्टिकुलर स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियल बर्डन से, जो डिलेज की वजह से आ रहा है, जो इनकी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी जो है मिलियन टन्स में अगर हम बात करें फ्लैट स्टील की, तो उसके इंपोर्ट जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिमांड है इन वेराइटी ऑफ स्टील, स्पेशली फ्लैट स्टील जो स्पेशलिटी स्टील्स है, उनकी डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, इसलिए हमें इंपोर्ट सर्ज होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर अगर इंपोर्ट जो है प्रॉपर कंसिस्टेंट पॉलिसी से फैसिलिटेटेड नहीं होगा तो यहाँ पे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज भी आने वाले समय में सफर करेंगी। अब जो यहाँ पे जापानीज एम्बेसी ने यहाँ पे इशू को फ्लैग ऑफ किया था, वहां पर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि जो इशू है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के ज्यूरिसडिक्शन में है और वो इसको टैकल कर लेंगे। साथ ही साथ ट्रेड एक्सपर्ट्स ने क्लियरली वार्न कर दिया है कि इंडिया की जो स्टील यूजिंग कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज हैं वो इस वक्त क्राइसिस में है।
क्योंकि उनको समय पर अपने कंसाइनमेंट्स नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ पोर्ट डिलेज एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज। साथ ही साथ कस्टम अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने एक्स्ट्रा एडिशनल अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं ऐड कर रखी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें BIS NOC की, यहाँ पर BIS का नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है स्पेशली उन प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी कंट्रोल के ऑर्डर्स में नहीं आता है, अब इन सारे प्रोसीजर्स की वजह से कंफ्यूजन भी हो रहा है और डिले भी होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि जो इंपोर्ट्स हैं वो इजीली हो पाए। और यहाँ पे जिन इंडस्ट्रीज को स्टील की जरूरत है, स्टील कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, उनको प्रॉपर टाइम पर ये अवेलेबल हो सके ताकि ये अपना प्रोडक्शन फंक्शन जो है प्रॉपरली फुलफिल कर सके। अब यहाँ पर जो अचानक से हमें इंपोर्ट सर्ज देखने को मिला है और साथ ही साथ जो इसके कॉस्ट बढ़ गए हैं, उसकी वजह से स्टील इंडस्ट्री का ट्रेड डेफिसिट जो है वो क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है कोर स्टील में, जहां पर हमारा इंपोर्ट जो है वो $18.6 बिलियन का है और एक्सपोर्ट जो है मात्र $11.9 बिलियन का है। बट ओवरऑल यहाँ पर अगर हम स्टील प्रोडक्ट्स में बात करें तो इंडिया जो है वो सरप्लस में रन कर रही है। यहाँ पे ट्रेड सरप्लस है क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो हैं $9.9 बिलियन के हो रहे हैं और इंपोर्ट्स जो हैं $5.1 बिलियन का हो रहा है। बट यहाँ पर कोर स्टील का जो डेफिसिट है, ओवरऑल डेफिसिट जो है वो यहाँ पर काफी चैलेंजेस पोज करता है और यहाँ पर ये पॉइंट आउट करता है कि इवन दो स्टील प्रोडक्ट्स में हमारा एक्सपोर्ट जो है सरप्लस में है, इट कॉल्स फॉर इंटरवेंशन एंड प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग ताकि हम जो ट्रेड डेफिसिट कोर स्टील में देख रहे हैं हम उसको एड्रेस कर सकें। और ये टाइमली इंटरवेंशन जो है वो जरूरी है ताकि जो हमारी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो हिंडर ना हो अननेसेसरली प्रोसीजर्स की वजह से और वो ट्रेड डेफिसिट की तरफ जाती हुई ना दिखे। अब इसके अलावा यहाँ पर जो इंपोर्ट सर्ज हुआ है वो सिर्फ डिटेंशन कॉस्ट की वजह से नहीं, इंक्रीज इन इंपोर्ट भी देखने को मिला है। अब यहाँ पर जो इंक्रीज डिमांड है वो इंपोर्ट्स में आई है बिकॉज स्पेशलिटी स्टील का डिमांड जो है बढ़ता हुआ देखा गया है। स्पेशली फ्लैट रोल्ड स्टील की बात करें या स्पेशलिटी स्टील्स की बात करें, जो कि इंडस्ट्रीज जैसे कि डिफेंस, एरोस्पेस में इनकी बढ़ती हुई डिमांड देखी गई है। इसके अलावा जो मेजर इंपोर्ट्स हैं वो इंक्लूड करते हैं स्टील स्क्रैप, इनगॉट्स, स्टेनलेस स्टील एंड फेरो अलॉयज। ये जो ग्रोइंग डिमांड है यही हाईलाइट कर रही है क्लियरली कि इंडियन डोमेस्टिक स्टील का जो प्रोडक्शन है उसकी लिमिटेशंस क्या है, सिर्फ कॉस्ट के टर्म में नहीं, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स में भी। और इसी वजह से इंडियन स्टील इंडस्ट्री को डिपेंडेंट होना पड़ रहा है इंपोर्ट्स पर, जो इंपोर्ट्स क्लियरली प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग से अभी फैसिलिटेटेड नहीं है। या तो हमें जरूरत है कि हम इंडियन स्टील इंडस्ट्री जो है यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन करें, डाइवर्सिफाई करें, नहीं तो इन इंपोर्ट्स पे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस जो लग रखी हैं इनको हटाएं ताकि यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको स्टील एज अ रॉ मटेरियल चाहिए उनका डे टू डे बिजनेस जो है वो इफेक्ट ना हो। Now we have understood all the dimensions related to the chaos that is existing in the steel industry. If you have any doubts or concerns, you can put it down in the comment section. That was all from my side today. Thank you so much for watching.